नहीं दिया जा सकता। So we start from spark ignition engines and diesel engines, compression engines और diesel engines। क्योंकि मोस्टली कंप्रेशन इंजन में डीजल इस्तेमाल होता है, इसलिए कंप्रेशन इंजन्स को डीजल इंजन कहते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन में स्पार्क प्लग इस्तेमाल होता है, स्पार्क पैदा किया जाता है, लेकिन कंप्रेशन इंजन में स्पार्क प्लग वगैरह नहीं होता। जो मिक्सचर के कंप्रेशन से ही उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो खुद ब खुद इग्नाइटेबल टेम्परेचर पे पहुंच जाता है और वो मिक्सचर इग्नाइट हो जाता है। फ्यूल एयर मिक्सचर जो होता है वो इग्नाइट हो जाता है। तो कंप्रेशन इंजन का ये प्रिंसिपल है। स्पार्क इग्निशन में जो होता है कि एयर और फ्यूल को मिक्स किया जाता है और एट सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम स्पार्क पैदा करके उसमें एक्सपेंशन स्ट्रोक पैदा किया जाता है इंजन में, पिस्टन में। लेकिन कंप्रेशन में उसको इतना गैस को फ्यूल एयर मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है कि वो इग्नाइटेबल टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। तो जब इग्नाइटेबल टेम्परेचर पे मिक्सचर पहुंच जाता है तो वो जब इग्नाइट होता है तो फिर उसमें एक्सपेंशन स्ट्रोक पैदा होता है। ये हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। एयर टू फ्यूल रेशियो is around 16:1, means 16 proportions air and 1 portion fuel. The ratio at which a stoichiometric amount of oxygen is available to react with the fuel. Stoichiometric amount of oxygen, stoichiometric जो होता है ये रेशियो होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की। स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो रिएक्टेंट्स की किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेशियो को कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो उसको कहते हैं। द रेशियो एट विच अ स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू रिएक्ट विद द फ्यूल। अब इस तरह होता है कि क्योंकि हमने ऐसा मिक्सचर बनाना होता है फ्यूल एयर का जो कंबस्टिबल हो, जो इग्नाइटेबल हो, जिसको हम बर्न कर सकें, तो उसमें फ्यूल और एयर को मिक्स करते हैं इतनी अमाउंट में कि वो मिक्सचर जो होता है वो चाहे या तो स्पार्क प्लग के ज़रिए से या फिर कंप्रेशन के ज़रिए से उसको इग्नाइट किया जा सके। तो जो स्पार्क इग्निशन इंजन्स होते हैं उसमें एयर टू फ्यूल रेशियो जो होती है वो 16:1 होती है। The compression ratio of a spark ignition engine, the amount by which the air fuel mixture is compressed within the cylinder, is normally limited to a maximum of between 9:1 and 12:1 to prevent the mixture becoming too hot and spontaneously igniting, a process known as knocking. कंप्रेशन रेशियो जो होती है स्पार्क इग्निशन इंजन में वो 19:1 एंड 12:1 इसके दरमियान में एडजस्ट की जाती है ताकि मिक्सचर बहुत ज़्यादा हॉट ना हो जाए और स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट ना करे, और इस प्रोसेस को कहते हैं नॉकिंग। नॉकिंग की एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। पिछले लेक्चर्स में मैंने सीआर को कुछ वीडियोस सेलेक्ट की थी तो सेंड की थी, वो भी आप देख सकते हैं और उससे नो हो ले सकते हैं। तो इसकी भी मैं नॉकिंग की आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता देता हूं कि नॉकिंग क्या होती है। नॉकिंग ये होती है कि जब फ्यूल एयर मिक्सचर इंजेक्ट किया जाता है सिलेंडर के अंदर, पिस्टन सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो एक तो स्पार्क प्लग उसको इग्नाइट करता है, वहाँ पे कंबस्चन होती है। दूसरे ज़्यादा कंप्रेशन की वजह से उसके पैरेलल भी किसी और लोकेशन पे लोकल कंबस्चन होती है, लोकल कंबस्चन हो जाती है फ्यूल की, यानी पैरेलल में दो कंबस्चन हो जाती है, लोकल कंबस्चन हो जाती है। तो इस प्रोसेस से मिक्सचर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है अगर कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रखी जाए, और उससे नॉकिंग का फिनोमेना जनरेट हो सकता है। तो इंजन नॉकिंग से फ्यूल जो होता है आपकी
जो फ्यूल की कंबस्शन होती है वो जो उसकी कंबस्शन की टाइमिंग होती है वो उसको मुतासर करता है। तो पैरेलल में कुछ और लोकल कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है अगर ज़्यादा हम मिक्सचर की कंप्रेशन करें तो, क्योंकि वो टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, तो उसको नॉकिंग कहते हैं। इंजन के आगे दो वेरिएंट्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं और मॉडर्न डिज़ाइंस हैं। एक को कहते हैं रिच बर्न इंजन। रिच बर्न इंजन में एक्सेस फ्यूल यूज़ होता है। रिच बर्न इंजन में एक्सेस फ्यूल यूज़ होता है। A rich mixture leads to the highest temperature, but it also leads to the greatest formation of nitrogen oxides क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, as well as significant amount of carbon monoxide and unburnt hydrocarbon particles as a result of incomplete combustion of some of the fuel. रिच बर्न में एक्सेस फ्यूल यूज़ होता है, यानी ज़्यादा रेशियो में फ्यूल यूज़ होता है, लेकिन इसका जो पिस्टन का अंदर टेम्परेचर होता है वो कंपैरेटिवली इसके काउंटर पार्ट है, या इसका दूसरा वेरिएंट है, उसको कहते हैं लीन बर्न। उसके मुकाबले में पिस्टन लीन बर्न उसके मुकाबले में इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और इस टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हम डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है उसके लिए फेवरेट कंडीशंस कौन सी हैं, हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस ऑक्सीजन। तो क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर की वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी ज़्यादा होती है रिच बर्न इंजन में, और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ सम ऑफ द फ्यूल। तो यानी रिच बर्न इंजन में पोल्यूटेंट्स ज़्यादा होते हैं। इसका दूसरा वेरिएंट है लीन बर्न इंजन। रिच का मतलब है कि उसमें फ्यूल रेशियो एक्सेस फ्यूल यूज़ होता है। लीन बर्न इंजन में लीन बर्न का होता है कि रिच बर्न इंजन के मुकाबले में लीन बर्न इंजन में फ्यूल रेशियो कम होती है। ऑपरेट विद एन एयर टू फ्यूल रेशियो ऑफ बिटवीन 21 and 51 and 20 portions air and 1 portion fuel and 50 portions air 1 portion fuel। इसको लीन बर्न कहते हैं। इसमें एक्सेस फ्यूल में बल्कि लिमिटेड फ्यूल इस्तेमाल होता है। इसमें ज़्यादा पोर्शन में एयर यूज़ होती है, इसमें एक्सेस एयर यूज़ होती है। रिच बर्न में एक्सेस फ्यूल यूज़ होता है, एक्सेस फ्यूल रिलेटिवली यूज़ होता है, और इसमें रिलेटिवली कम फ्यूल प्रोपोर्शंस यूज़ होती हैं लीन बर्न इंजन में। फ्यूल रेशियो ऑफ बिटवीन 21 and 51 होती है इसमें। ऑपरेट ज़रा अगर फ्यूल को कम कर दें, फ्यूल के प्रोपोर्शंस को कम कर दें, तो जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा पिस्टन का वो कम हो जाएगा। सिग्निफिकेंटली ऑपरेट विद एयर टू फ्यूल रेशियो ऑफ बिटवीन 21 and 51 सिग्निफिकेंटली हायर दैन द रिच बर्न इंजन। यानी ये प्रोपोर्शन, एयर की प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है रिच बर्न इंजन के मुकाबले में। द ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ एयर lowers the overall combustion temperature। इसकी वजह से पिस्टन का अंदर का combustion temperature कम हो जाता है। There will be less fuel entering the combustion chamber में कम fuel enter होगा in the lean mixture, reducing the production of nitrogen oxide from nitrogen in air। तो इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है जो ये कम हो जाती है, उसमें रिडक्शन हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम क्यों होता है, एयर की हम प्रोपोर्शन बढ़ा देते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है, जो रिच बर्न इंजन होता है इसकी एफिशिएंसी हाई होती है, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन लीन बर्न इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है, और इसका पिस्टन का जो टेम्परेचर होता है ओवरऑल कंबस्शन टेम्परेचर वो कम होता है। लेकिन कुछ मॉडर्न लीन बर्न इंजन डिज़ाइन ऐसे आगे हैं कि उनमें एफिशिएंसी रिच बर्न इंजन की तरह ही है। तो अब शिफ्ट ये है, रिच बर्न इंजन में क्योंकि एक्सेस फ्यूल यूज़ होता है और उसमें एक्सेस फ्यूल यूज़ होता है लेकिन उसमें यह है कि हाई टेम्परेचर की वजह से पोल्यूटेंट्स ज़्यादा है उसमें। रिच बर्न में एफिशिएंसी भी उसकी हाई है,
एफिशिएंसी भी उसकी आई है और लेकिन पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हैं। तो ये कोशिश की जाती है कि एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो लेकिन पोल्यूटेंट्स कम से कम हो। तो लीन बर्न में ये एक शुरू में ये एक था कि नुकसान था इसका कि इसमें एफिशिएंसी कम हो गई थी लेकिन उसका जो ओवरऑल कंबशन टेम्परेचर है वो कम हो गया और उसके पोल्यूटेंट्स कम हो गए। लेकिन आजकल जो मॉडर्न लीन बर्न इंजन डिज़ाइन है वो तकरीबन सिमिलर एफिशिएंसी रखते हैं रिच बर्न इंजन की तरह। तो at reduced emissions pollutants और emissions उसमें रिड्यूस भी हो जाते हैं, एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और पोल्यूटेंट्स भी कम हो जाते हैं जो मॉडर्न लीन बर्न इंजन डिज़ाइन है। नेक्स्ट है डीजल इंजन्स, कंप्रेशन इंजन्स। Compression ratios of up to 25:1 typical। कंप्रेशन इंजन्स में कंप्रेशन रेशियो होती है 25:1, ये टिपिकल वैल्यू है। कम ज़्यादा हो सकती है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स में भी इसको ज़्यादा लोग करें लेकिन टिपिकल ये वैल्यू होती है। कंप्रेशन रेशियोज ऑफ अप टू 25:1 टिपिकल। ये कंप्रेशन रेशियो है स्पार्क इग्निशन की, मैक्सिमम 12:1 लेकिन वहाँ पे ज़्यादा होती है। 20 कंप्रेशन इंजन में ये रेशियो ज़्यादा होती है, 25:1 टिपिकल ये होती है। द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ मच हायर। प्रोडक्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड की ज़्यादा होती है क्योंकि कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर हाई होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। डीजल इंजन्स कैन बर्न अ रेंज ऑफ डीजल फ्यूल्स इंक्लूडिंग बोथ ऑयल डेरिवेटिव फ्यूल्स एंड बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल जो होते हैं ये बायोमास से डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल इथानॉल, इसका मेजर प्रोड्यूसर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राज़ील, वो शुगर कैन से इथानॉल बनाते हैं। उसके बाद बायोडीज़ल वेजिटेबल ऑयल और लिक्विड एनिमल फैट से बनाते हैं फ्यूल, उसको बायोडीज़ल कहते हैं। ग्रीन डीज़ल ये एल्जाई और अदर एनिमल प्लांट से बनाते हैं। उसके बाद बायोगैस ये ह्यूमन एनिमल वेस्ट से या कोई डाइजेस्टेड मटेरियल हो उससे बनाते हैं, तो इनको बायोफ्यूल्स कहते हैं। तो यूजुअली डीजल इंजन को भी बर्न कर सकते हैं। आजकल के कुछ मॉडर्न इंजन डिज़ाइन ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि ये ऑपरेट करता है 20% ब्लेंडेड डीजल पे, ये 40% ब्लेंडेड डीजल पे, ये 10% ब्लेंडेड डीजल यूज़ करता है, ये 5% ब्लेंडेड डीजल यूज़ करता है कि यानी उसमें डीजल में ब्लेंड यूज़ किया होता है इन वेजिटेबल ऑयल्स का और लो लिक्विड एनिमल फैट्स का। लेकिन कुछ मॉडर्न इंजन स्टिल इनोवेशन है टेक्नोलॉजी में, ऐसे भी आ गए हैं कि अगर उसमें जो सा मर्जी फ्यूल डालें वो अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेते हैं उन ब्लेंडेड परसेंटेज जो डीजल की ब्लेंडेड परसेंटेज होती है उसके मुताबिक। अगर 5% डाल रहा है तो उसके मुताबिक वो उसको एडजस्ट कर लेंगे अपने इंजन की टेक्नोलॉजी को, बर्निंग को। अगर 10% डाल रहा है तो उसके मुताबिक वो, अगर 20% ब्लेंडेड डीजल इस्तेमाल किया है तो उसके मुताबिक वो एडजस्ट कर लेंगे। ड्यूल फ्यूल इंजन, अब ये अभी तक हमने जो डिस्कस किया इसमें एक सिंगल फ्यूल ही यूज़ हो रहा था या उसमें स्पार्क इग्निशन में पेट्रोल, गैसोलीन या अदर सिमिलर फ्यूल्स वो इस्तेमाल होते हैं और डीज़ल में डीज़ल या ऑयल डेरिवेटिव फ्यूल या बायोफ्यूल्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेंड इस तरफ है कि क्योंकि हमारे पास स्पार्क इग्निशन में पोल्यूटेंट्स कम होते हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी भी कम होती है। तो डीजल इंजन है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है लेकिन इसके पोल्यूटेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट एक इनोवेशन की जा रही है, नेक्स्ट ट्रेंड इस तरफ है कि क्यों ना एक ऐसा इंजन बना लिया जाए या ऐसे इंजन को ऑपरेट किया जाए कि उसकी एफिशिएंसी डीजल इंजन की तरह हो लेकिन उसके पोल्यूटेंट्स जो हैं वो स्पार्क इग्निशन की तरह हों, कम हों। यानी ऐसा इंजन हो जिसकी एफिशिएंसी डीजल इंजन की तरह हो और उसके पोल्यूशन उस तरह ना हो और जिसकी एफिशिएंसी है वो स्पार्क इग्निशन की तरह हो, सॉरी पोल्यूटेंट्स जो है वो स्पार्क इग्निशन की तरह हो यानी कम हो। तो उसके लिए फिर इस्तेमाल करते हैं ड्यूल फ्यूल इंजन्स।
उसमें ड्यूल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। अ ड्यूल फ्यूल इंजन इज़ एन इंजन डिज़ाइन टू बर्न प्रीडोमिनेटली नेचुरल गैस। तो उसको मेनली उसमें फ्यूल जो यूज़ होता है वो नेचुरल गैस यूज़ होती है, उसको बर्न करता है वो, बट विद अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ डीजल एज अ पायलट फ्यूल टू स्टार्ट इग्निशन। ड्यूल फ्यूल इंजन उसमें प्रीडोमिनेटली और मेनली नेचुरल गैस एज अ फ्यूल यूज़ होती है, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज में डीजल भी इस्तेमाल करते हैं एज अ पायलट फ्यूल टू स्टार्ट इग्निशन। ऐसे इंजन को कहते हैं ड्यूल फ्यूल इंजन। ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ड्यूल फ्यूल इंजन cylinder is shown. Natural gas intake with air, natural gas intake with air and intake system, ये intake system है इंजन का, and natural gas air and ये इसका exhaust system है इंजन का। ये pistons हैं, ये ओपन क्लोज होते हैं, ये ओपन क्लोज होते हैं ड्यूरिंग इनटेक एंड एग्जॉस्ट, और ये ऐसे बर्निंग होगी फिर ये एग्जॉस्ट के जरिए बाहर निकल जाएगा। और ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, और इसके ये दरमियान में नेचुरल गैस एयर मिक्सचर होगा। टॉप पे इसके डीजल इंजेक्टर होगा, ये डीजल इंजेक्टर होगा फॉर डीजल इंजेक्शन के लिए। तो डीजल और नेचुरल गैस दोनों इस्तेमाल होते हैं इस ड्यूल फ्यूल इंजन में। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होता है। In operation, a natural gas air mixture is admitted to the cylinder during the intake stroke. Intake stroke के दरमियान गैस एयर मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर ले आते हैं, and then compressed during the compression stroke. And compressed during the compression stroke. जब ये पिस्टन नीचे होता है बॉटम पे, तो उस वक्त ये इसका इनटेक सिस्टम, इसका इनटेक वाल्व खुलता है और नेचुरल गैस और एयर मिक्सचर इस पिस्टन के अंदर आ जाता है। तो जब ये अपवर्ड मूव करता है, ये अपवर्ड मूव करता है, तो इस पूरे मिक्सचर को ये कंप्रेस करता है। कंप्रेशन यही 21, 25, 1 ये कंप्रेशन रेशियो होती है। इतना कंप्रेस करता है कि ये जो मटेरियल, ये जो मिक्सचर होता है नेचुरल गैस का और एयर का, ये खुद ब खुद इग्नाइट हो जाता है, खुद ब खुद ये इसकी कंबस्शन हो जाती है ड्यू टू कंप्रेशन। एट द टॉप ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, द पायलट डीजल फ्यूल इज एडमिटेड एंड इग्नाइट्स स्पॉन्टेनियसली, igniting the gas air mixture to create power expansion. जब ये अपवर्ड मूव करता है तो इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक के दरमियान, जब ये अपवर्ड मूव करता है कंप्रेशन स्ट्रोक के दरमियान डीजल को इंजेक्ट करते हैं इस नेचुरल गैस एयर मिक्सचर में। तो वो कंप्रेशन के दौरान जब मिक्सचर इग्नाइट होता है तो इग्निशन की वजह से ये पिस्टन को पुश करता है डाउनवर्ड, तो इसको कहते हैं पावर एक्सपेंशन। तो पावर एक्सपेंशन होती है और पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है और रोटेट करता है फिर जो कनेक्टेड सिस्टम होता है उसको। तो एट द टॉप ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक द पायलट डीजल is admitted and ignites spontaneously, igniting the gas air mixture to create the power expansion. Typical dual fuel engines operate with between 1% and 15% diesel fuel. तो डीजल फ्यूल कितना इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो सकता है इसकी परसेंटेज 1% से 50% तक इसकी परसेंटेज हो सकती है ड्यूल फ्यूल इंजन में पायलट फ्यूल की तरह। Dual fuel engines can also burn 100% diesel if necessary. तो अगर आपके पास नेचुरल गैस नहीं है उसको आप उस बर्न नहीं करना चाहते, तो आप उसको 100% डीजल पे भी बर्न कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डीजल फ्यूल की तरह इंजेक्टर्स होते हैं, डीजल इंजन की तरह इंजेक्टर्स होते हैं, डीजल इंजेक्टर्स।
तो अगर फ़र्ज़ किया नेचुरल गैस नहीं भी है तो आप उसको 100% डीज़ल पे भी चला सकते हैं, क्योंकि उस ड्यूल फ्यूल इंजन में उसी तरह इंजेक्टर्स होते हैं जिस तरह डीज़ल इंजन में होते हैं। और अगर नेचुरल गैस नहीं भी है तो हम उसको 100% डीज़ल पे भी चला सकते हैं, लेकिन ऑल्दो विद द पेनल्टी ऑफ मच हायर एमिशन की पेनल्टी पे कि एमिशन ज़्यादा होंगे। फिर अगर हम 100% डीज़ल पे चलाते हैं तो फिर एमिशन ज़्यादा होंगे, लेकिन हम उसमें 1 to 15% डीज़ल फ्यूल यूज़ करते हैं तो उस एमिशंस जो इसकी एफिशिएंसी होती है इसकी एफिशिएंसी जो होती है ये डीज़ल की तरह होती है, लेकिन इसके एमिशन जो होते हैं वो नेचुरल गैस की तरह होते हैं, कम होते हैं। With careful design, the engine can operate at close to the compression conditions of a diesel engine. अब केयरफुल डिज़ाइन के साथ ड्यूल फ्यूल इंजन को हम कंप्रेशन कंडीशन ऑफ डीजल इंजन के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, विच हाई पावर आउटपुट एंड हाई एफिशिएंसी एंड द एमिशंस क्लोज टू दोज ऑफ गैस फायर्ड स्पार्क इग्निशन इंजन। तो केयरफुल डिज़ाइन के साथ हम इसमें वही कंडीशंस बना सकते हैं जो डीजल इंजन की होती हैं। डीजल इंजन की कंप्रेशन कंडीशंस के साथ ही जो ऑपरेट करता है और इसकी पावर आउटपुट भी हाई होती है और एफिशिएंसी भी हाई होती है, लेकिन इसकी जो एमिशंस होते हैं ये गैस फायर्ड स्पार्क इग्निशन की तरह होते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट एक इंजन की टाइप है, इसको कहते हैं, ये जो पहले जितने पढ़े हमने, स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इंजन, इनको कहते हैं आईसी इंजन्स, इंटरनल कंबस्शन इंजन। इन कंबस्शन पिस्टन के अंदर फ्यूल कंबस्शन होगी, उसको आईसी इंजन कहते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो नेक्स्ट एक और टाइप है इंजन की जिसको कहते हैं स्टर्लिंग इंजन। इसमें इंटरनल कंबस्शन नहीं होती, आप इसमें हीट एक्सटर्नली किसी भी सोर्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल हीट आप सोलर सोर्सेज के साथ अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रोसेस की वेस्ट हीट अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक्सटर्नल हीट आप किसी भी तरीके से सप्लाई कर सकते हैं। तो इसको ये एक्सटर्नल इसमें जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ हीट, वो एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता। तो स्टर्लिंग इंजन डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, the simplest form of Stirling engine consists of two cylinders, each sealed with a piston, but with the other end of each cylinder linked so that the working fluid, which is sealed within the two cylinders, can move from one to the other during the cycle. Main characteristics are listed below. ये इसकी डायग्राम है। Two cylinders, cylinder 1, cylinder 2, two cylinders at the other ends connected, ताकि इसका फ्लूइड इधर और इसका फ्लूइड इधर मूव कर सके, इसकी गैस इधर मूव कर सके, इसका इधर मूव कर सकते हैं। मूवमेंट के लिए हम इनको कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें यही लिखा है कि each sealed with a piston but with the other end of each cylinder linked, ये लिंकेज है इनका। तो इसमें हॉट इधर मूव कर सकता है, कूल होकर दोबारा इधर वापस आ सकता है, तो ये लिंकेज है। और ये पिस्टन है जो सील्ड होता है। The main characteristics are listed below. Originally, Stirling engines used air within the cylinders, यानी उसमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है। तो ओरिजिनल जो स्टर्लिंग इंजन थे बनाए गए तो उस वक्त उनमें एयर इस्तेमाल होती थी, लेकिन मॉडर्न जो स्टर्लिंग इंजन है उसमें हीलियम और हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है। हीलियम और हाइड्रोजन इसलिए इस्तेमाल होती है कि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई है और ये लाइट गैसेस हैं, इनका मैस कम है। यानी हीलियम, मॉडर्न जो स्टर्लिंग इंजन हैं यूजली यूज़ करते हैं हीलियम को और हाइड्रोजन को। वजह इसकी ये है कि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, और ये लाइट गैसेस हैं, यानी इनको सर्कुलेट करवाने में ज़्यादा पावर नहीं कंज्यूम करनी पड़ती, मैस इनका कम है। प्रेशराइज्ड अप टू 20 मेगापास्कल, रफली 200 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
और जो मॉडर्न स्टर्लिंग इंजन में ये गैसेस इन हाई प्रेशर पे अंडर प्रेशर होती हैं, अंडर प्रेशर ऑपरेट करती हैं और उनका 20 मेगा पास्कल या रफली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की निस्बत 200 टाइम्स प्रेशर होता है। टिपिकल इंजन साइजेस ये 1 to 50 किलोवाट के इनके टिपिकल साइजेस हैं स्टर्लिंग इंजन के। अब ये वर्क कैसे करता है, इसका ऑपरेशन कैसे है, स्टर्लिंग इंजन का ऑपरेशन कैसे है। ये है पार्ट 1, ये है पार्ट 2, ये है पार्ट 3 और ये है पार्ट 4। यानी जो स्टर्लिंग साइकिल है उसके 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी कि 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है और 4 में क्या होता है। तो इन पूरे पार्ट्स को कहते हैं स्टर्लिंग साइकिल। तो स्टर्लिंग साइकिल तो इसमें स्टर्लिंग इंजन के जो साइकिल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4। फर्स्ट साइकिल जो होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ साइकिल the heat that is continuously applied to the hot cylinder causes the working fluid to heat up and causes increase in pressure and expand। उसमें एक सिलेंडर होता है उसको कंटिन्यूसली हीट सोर्स सप्लाई करते हैं, जिसको कंटिन्यूसली हीट सोर्स सप्लाई करते हैं उसको हॉट इंजन कहते हैं, उसको हॉट सिलेंडर कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसको कोल्ड सिलेंडर करते हैं। यूज पे फिन्स भी लगा देते हैं, फिन्स इस तरह जैसे मोटरसाइकिल के इंजन में फिन्स होती हैं इस तरह इस पे भी फिन्स लगा देते हैं कूलिंग के लिए। तो इसको कोल्ड सिलेंडर कहते हैं। जिसको हीट सोर्स सप्लाई करते हैं उसको हॉट पिस्टन कहते हैं, हॉट सिलेंडर कहते हैं। और जिस दूसरे को कोल्ड पिस्टन कहते हैं, जिस पे फिन्स भी होती हैं लगी, उसको हीट सोर्स सप्लाई नहीं करते। तो जब इसको हीट सोर्स सप्लाई करते हैं तो ये पिस्टन ये डाउनवर्ड मूव करता है, ये पिस्टन एक्सपेंशन की वजह से, क्योंकि हीट सोर्सेज को देते हैं गैस एक्सपेंशन की वजह से ये डाउनवर्ड मूव करता है। तो ये यही लिखा हुआ है कि इसका प्रेशर जब हीट वर्किंग फ्लूइड को, यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड का मतलब है कि यहाँ अगर पुराना डिज़ाइन है, ओरिजिनल स्टर्लिंग इंजन डिज़ाइन है तो उसमें एयर यूज़ होगी, तो मॉडर्न में हीलियम या हाइड्रोजन होगी, वो वर्किंग फ्लूइड होगा इसका, उसका प्रेशर बढ़ेगा और वो एक्सपेंड होगा, फोर्सिंग द पिस्टन टू मूव टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। ये जो एरो से शो हुआ हुआ बॉटम की तरफ मूव करेगा एक्सपेंशन की वजह से। और एक्सपेंशन किसकी वजह से होगी, हीट सोर्स की वजह से, और वो हार्ड सिलेंडर को दी जाएगी। Hot cylinder. During this part of cycle, the cold cylinder piston remains essentially stationary. जब ये डाउनवर्ड मूव करता है तो ये पिस्टन अपनी जगह पे रहता है, यानी हीट सोर्स जब सप्लाई करते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है, एक्सपेंशन होती है, ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है इस हॉट सिलेंडर का। लेकिन जो पिस्टन है कोल्ड सिलेंडर का ये अपनी जगह स्टेशनरी रहता है, तो इसको कहते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक। और ये स्टर्लिंग साइकिल का पहला स्ट्रोक है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रोक। सेकेंड पार्ट ऑफ साइकिल। अब नेक्स्ट क्या होता है, सेकेंड पार्ट ऑफ साइकिल। नेक्स्ट क्या होता है, ये डाउनवर्ड जब पिस्टन मूव करता है, ये इस हॉट सिलेंडर का पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर चुका होता है, जब ठीक है मूव कर चुका होता है तो गैस फ्लो करती है फ्रॉम हॉट सिलेंडर टू
कोल्ड सिलेंडर। एंड कोल्ड सिलेंडर का जो पिस्टन होता है ये बैक डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देता है, यानी जब एक्सपेंशन होती है और ये बॉटम में मूव कर चुका होता है, तो क्योंकि गैस एक्सपेंड होती है और इस लिंकेज के ज़रिए गैस इस कोल्ड सिलेंडर में आ जाती है और ये कोल्ड सिलेंडर में आ जाती है और कोल्ड सिलेंडर जो ये बैक डाउनवर्ड बॉटम की तरफ मूव करना शुरू करता है और ये जो पिस्टन है ये अपने बॉटम से अपनी एक्सट्रीम स्टेज पे आके अपवर्ड मूव करने की टेंडेंसी रखता है। कैसे होता है ये? The cold cylinder piston starts to move towards the bottom of its cylinder. ये जो एरो शो कर रहा है, towards the bottom of its cylinder. Cold cylinder piston starts to move towards the bottom of its cylinder, while at the same time the hot cylinder piston moves to the top of its cylinder, causing the working gas to move essentially at constant pressure from one cylinder to the other. यहाँ पे ये बॉटम तक पहुंचा होता है, एक्सपेंशन स्ट्रोक में बॉटम तक पहुंच जाता है और ये इसेंशियली वहीं पे स्टेशनरी रहता है। नेक्स्ट में ये होता है कि ये भी नीचे टेंडेंसी रखती है, ये भी मूव करता है नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, ये भी बॉटम की तरफ मूव करता है। ये सिलेंडर कोल्ड सिलेंडर का पिस्टन ये भी बॉटम की तरफ मूव करता है और ये अपवर्ड मूव करता है ताकि ये गैस ऐसे इस सिलेंडर से इस सिलेंडर में आ जाए, हॉट सिलेंडर से कोल्ड सिलेंडर में आ जाए। जो ये बैक डाउनवर्ड मूव करता है ये अपवर्ड मूव करता है, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेंस द सेम। तो वॉल्यूम जब सेम रहे तो फिर प्रेशर भी सेम रहता है, तो इसीलिए इस स्ट्रोक को कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम स्ट्रोक, क्योंकि ये डाउनवर्ड मूव करता है और ये पिस्टन अपवर्ड मूव करता है। अपवर्ड इसलिए मूव करता है कि जो हॉट गैस है ये इस कोल्ड सिलेंडर में आ जाए, इस हॉट सिलेंडर की गैस कोल्ड सिलेंडर में आ जाए। तो ये जितना ये डाउनवर्ड मूव करता है उतना ये अपवर्ड मूव करता है, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए इसको कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर स्टेज कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। Causing the working gas to move essentially at constant pressure from one cylinder to the other, from one cylinder to the other. However, as the gas is drawn into this cold cylinder, it becomes cooled and the pressure falls. However, the gas is drawn into cold cylinder, it becomes cooled and the pressure falls. यूजली इस पे फिन्स होती हैं लगी, आप इंजन के डिज़ाइन देखें तो उस पर फिन्स लगी होती हैं, जैसे मोटरसाइकिल है उसकी सिलेंडर पे, उसके पिस्टन पे, उसके इंजन की पिस्टन पे इस तरह की फिन्स लगी होती हैं कूलिंग के लिए। और समटाइम्स ये वाटर कूल्ड भी होता है, जो बड़े डिज़ाइन होते हैं उसमें वाटर कूल्ड भी हो सकता है। तो उसकी वजह ये होती है कि जब ये गैस इस हॉट, क्योंकि यहाँ पे तो हीट सोर्स होगा, हॉट सिलेंडर को हम हीट सोर्स दे रहे होंगे, तो हीट सोर्स जब होगा तो उसकी वजह से ये तो हॉट गैस होगी, लेकिन जब वो कोल्ड सिलेंडर में आएगी तो उस कोल्ड सिलेंडर में कूलिंग कंडीशंस की वजह से वो कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और प्रेशर फॉल करेगा और ठंडी हो जाएगी, और कूलिंग की वजह से प्रेशर भी फॉल करेगा। थर्ड पार्ट ऑफ साइकिल या स्ट्रोक। The cold cylinder piston starts to move towards the top of its cylinder again. The cold cylinder piston move towards the top of its cylinder again. Next, अब ये अपनी बॉटम एक्सट्रीम पोजीशन पे आके दोबारा अपवर्ड मूव करता है, ये जो एरो से शो हुआ अपवर्ड मूव करता है कोल्ड सिलेंडर, compressing the cold gas and generating some heat in the process, which is removed by the cold sink. अब ये अपवर्ड मूव करता है तो गैस की कंप्रेशन होती है,
किसी भी गैस की कंप्रेशन की वजह से उसका टेम्परेचर रेज़ हो जाता है। अब वो टेम्परेचर रेज़ होने की वजह से क्योंकि हमने कूलिंग करनी है, वो उसकी जो हीट सिंक होगा, तो जहाँ पे मैंने बताया कि कूलिंग फिन्स इन दिस केस, तो वहाँ पे जो ये हीट जनरेट होगी उसकी कंप्रेशन से प्रोड्यूस होगी, वो उस कूलिंग सिंक के ज़रिए डिसिपेट हो जाएगी और वो जो गैस होगी वो कूल हो जाएगी, वो गैस कूल हो जाएगी। During this stage, a hot cylinder piston remains stationary. लेकिन जब ये अपवर्ड मूव करता है तो ये हॉट सिलेंडर होता है, ये अपनी पोजीशन पे ही रहता है। तो इसको कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। यहाँ पे ये एक्सपेंशन स्ट्रोक था, यहाँ पे ये कांस्टेंट वॉल्यूम स्ट्रोक था और यहाँ पे ये एक कंप्रेशन स्ट्रोक है। यहाँ पे एक्सपेंशन होती है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम स्टेज है, फ्लूइड हॉट से कोल्ड में जाता है और ये पिस्टन मूवमेंट्स होती हैं और ये फिर ये पिस्टन अपवर्ड मूव करता है, लेकिन ये अपनी जो हॉट सिलेंडर का पिस्टन है ये अपनी जगह स्टेशनरी रहता है। तो इस गैस की ये अपवर्ड मूव करता है, इस गैस की कंप्रेशन होती है, कंप्रेशन की वजह से हीट जो लिबरेट होती है, जनरेट होती है, वो हम हीट सिंक में डिसिपेट कर देते हैं, हीट सिंक को ट्रांसफ़र कर देते हैं फॉर गैस कूलिंग। क्योंकि ये अपनी जगह रहता है इसलिए इसकी कंप्रेशन होती है और ये कंप्रेशन स्ट्रोक इसको कहते हैं। नेक्स्ट, फाइनल पार्ट ऑफ साइकिल। जब ये अपवर्ड मूव करता है, अपवर्ड मूव कर रहा होता है, तो उस वक्त ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, टॉप पोजीशन से डाउनवर्ड मूव करता है ताकि जो कोल्ड गैस है दोबारा इस सिलेंडर में आ जाए, हॉट सिलेंडर में आ जाए फॉर नेक्स्ट साइकिल। Another essentially constant pressure stage involves the cold cylinder moving to the top of its cylinder. ये कोल्ड सिलेंडर टॉप की तरफ मूव कर रहा होगा और ये बॉटम की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखें इंजन, इस पिस्टन की पोजीशंस देखें। जब ये ऊपर मूव करेगा तो कंप्रेशन, ये अपनी जगह रहेगा, कंप्रेशन होगी, लेकिन थोड़ा ऊपर जाके ये भी नीचे मूव करना शुरू कर देगा इस कांस्टेंट वॉल्यूम फाइनल स्टेज में, फाइनल स्ट्रोक में। Forcing all the another essentially constant pressure stage involves the cold cylinder moving to the top of its cylinder, forcing all the working fluid into the hot cylinder, while the piston is the hot cylinder starts to move down to accommodate the cold working fluid for the next cycle. As this begins to become heated by the heat source, the cycle starts again. तो नेक्स्ट साइकिल के लिए दोबारा कांस्टेंट वॉल्यूम, जो फाइनल स्ट्रोक है कांस्टेंट वॉल्यूम स्ट्रोक, उसमें दोबारा जो कोल्ड गैस होगी वो दोबारा हॉट सिलेंडर में आ जाएगी। हीट सोर्स को इंपोर्ट करेगा एनर्जी, वो गर्म हो गए फिर वापस कोल्ड सिलेंडर में, और इसी तरह ये साइकिल चलता जाएगा। और स्टर्लिंग सिंगल के 4 स्ट्रोक्स हैं, स्टर्लिंग इंजन के या साइकिल के 4 स्ट्रोक्स हैं जो यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है कोजनरेशन। Energy supplied to the engine in the form of fuel emerges as heat in the exhaust from the engine or is dumped to the atmosphere by engine cooling systems. अब इंजन को जो फ्यूल देते हैं उसमें बर्न करते हैं, उसमें जो फ्यूल एनर्जी होती है वो एज फॉर्म ऑफ हीट एग्जॉस्ट में से भी जा रही होती है। इंजन के एग्जॉस्ट को देखें अगर आप, तो वो भी गर्म होता है, तो इसका मतलब वो गर्म इस वजह से होता है कि उसमें हीट जो होती है वो रिलीज़ हो रही होती है। तो जो इंजन की जो हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं इंजन को, वो इन फॉर्म ऑफ हीट, जो फॉर्म ऑफ फ्यूल जो होती है वो इमर्ज होती है एग्जॉस्ट से, या फिर जो इंजन का कूलिंग सिस्टम होता है, जिस तरह ये होता है रेडिएटर होता है और उसका कंडेंसर होता है, तो इससे इंजन कूलिंग सिस्टम में डंप हो जाती है जो हीट प्रोड्यूस होती है फ्यूल के अंदर। एफिशिएंसी जो होती है इंजन की, द एफिशिएंसी ऑफ पिस्टन इंजन्स
25% फॉर स्मॉल इंजन्स, 25% का छोटे इंजन्स की होती है, और ज़्यादा 50% तक फॉर वेरी लार्ज इंजन्स। अगर बहुत ज़्यादा कोई एफिशिएंट है तो वो 50% तक एफिशिएंसी होती है। तो इसका मतलब है कि इनपुट आप उसको 100% दे रहे हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी 25% या 50% है, तो इसका मतलब है कि 75%, इसमें 75% और इसमें 50% हीट वेस्टेड, बिटवीन 50% एंड 75% एज वेस्ट हीट ये इमर्ज होती है पिस्टन इंजन्स में। कि अगर 25% एफिशिएंसी है और ये 50% एफिशिएंट है फॉर वेरी लार्ज इंजन्स, तो फिर ये इसका मतलब है कि 50% से 75% तक वेस्ट हीट जो हीट होती है वो वेस्ट हो जाती है। तो क्यों ना हम इस वेस्ट हीट को इस्तेमाल कर लें। इसमें को जनरेशन में ये प्रिंसिपल है कि क्यों ना हम इस वेस्ट हीट को इस्तेमाल कर लें। इसकी डेफिनेशन आगे आ रही है कि को जनरेशन क्या होती है। There are four primary sources of waste heat in an IC engine. इंटरनल कंबशन इंजन, चाहे वो स्पार्क इग्निशन इंजन है या कंप्रेशन इंजन है, उसमें 4 सोर्सेज हैं वेस्ट हीट के। कौन से? 30 to 50% ऑफ टोटल वेस्ट हीट, जो टोटल वेस्ट होती है हीट वेस्ट होती है इंजन में, वो इंजन के एग्जॉस्ट में जाती है। 30 to 50%, यानी जितनी भी हीट वेस्ट हो रही होगी इंजन की, 30 to 50% जो होती है वो इंजन के एग्जॉस्ट में जाती है। उससे हम मीडियम प्रेशर स्टीम या हाई हॉट वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे ये इसकी आएगी सिस्टम्स आएंगे कि हम इससे किस तरह प्रोड्यूस करते हैं हॉट वाटर या स्टीम किस तरह प्रोड्यूस करते हैं। इंजन केस कूलिंग सिस्टम, इंजन की जो बॉडी होती है उसमें आपने देखे होंगे, इंजन को अगर देखा तो उसमें वाटर चैनल्स बने होते हैं, डक्ट सी बनी होती हैं, जैसे पानी सर्कुलेट करता है वो रेडिएटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो वो बेसिकली, और जो वाटर बॉडी होती है जिसको वो बेसिकली एक्चुअली वो वाटर पंप होता है। तो वाटर पंप जो होता है वो सर्कुलेट करवाता है उस वाटर को उसकी बॉडी के जरिए उन चैनल्स में से। तो इंजन में जो फ्यूल जो वर्किंग के दौरान, जो उसके ऑपरेशन के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है वो पानी सर्कुलेटिंग वाटर जो होता है वो कलेक्ट करके रेडिएटर में ले आता है, इसलिए वो हॉट होता है। तो उसको कहते हैं इंजन केस कूलिंग सिस्टम। वो तकरीबन 30% तक जो इनपुट एनर्जी होती है, टोटल इनपुट एनर्जी या फ्यूल जो हीट वेस्ट हो रही होती है, इनपुट एनर्जी दे रहे होते हैं इंजन को, उसका तकरीबन ये 30% इसमें वेस्ट होता है। इंजन कूलिंग, जो बड़े सिस्टम होते हैं, जो बड़े इंजन होते हैं, उसमें इंजन की ऑयल कूलिंग भी होती है, तो उससे भी हम हीट रिकवर करके हॉट वाटर बना सकते हैं। तकरीबन एग्जॉस्ट में और इंजन की केस कूलिंग में तकरीबन 80% तक टोटल इनपुट एनर्जी की वेस्ट हीट होती है। तो बाकी तकरीबन इंजन ऑयल में और टर्बोचार्जर कूलिंग सिस्टम में हीट वेस्ट होती है। अब टर्बोचार्जर कूलिंग सिस्टम ये भी एक हीट डिसिपेशन का ये एक कूलिंग सिस्टम है। तो बाज़ इंजन में जो फिट होता है, बाज़ में फिट नहीं होता, और अगर ये फिट है तो इससे भी हम हॉट वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं टर्बोचार्जर कूलिंग सिस्टम से। तो समटाइम्स ये कुछ इंजन में नहीं भी होता जी, अगर फिटेड है तो फिर हॉट वाटर उससे बना सकते हैं हम। टर्बोचार्जर कूलिंग सिस्टम जी इंजन की कूलिंग का एक सिस्टम होता है। Around 70 and 80% of the fuel energy can be used. अब ये मैंने बताया 1, 2, 3 and 4 ये हैं sources of waste heat in an IC engine। इंटरनल कंबशन इंजन में सोर्सेज हैं हीट के 1, 2, 3, 4। अगर हम इनको यूज़ करें तो तकरीबन 70 to 80% of the fuel energy can be used। इंजन एग्जॉस्ट गैसेस डायरेक्टली फॉर ड्राइंग इन सम सिचुएशंस। तो इंजन की जो एग्जॉस्ट की गैस होती है उसको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम ड्राइंग पर्पसेस, ड्राई करने के लिए, चीज़ों को ड्राई करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्रॉप ड्राइंग, फ्रूट ड्राइंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उनकी ड्राइंग। तो हम इसको एग्रीकल्चरल ड्राइंग के लिए या फ्रूट ड्राइंग के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जगहों में खजूर को खुश्क करते हैं, खुबानी को या इस तरह की किशमिश वगैरह को खुश्क करते हैं, तो हम उसको तो बेसिकली ये हमारे इधर जो ट्रेंड है वो उसको हम धूप में रख के सुखाते हैं, लेकिन हम इसको इंजन के एग्जॉस्ट की गैसेस में डायरेक्टली
डायरेक्टली भी ड्राई कर सकते हैं और इस तरह इंजन के एग्जॉस्ट की जो हीट होगी उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली भी हम ड्राइंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंबाइंड साइकिल कोजनरेशन क्या होती है? कोजनरेशन अभी हमने इसमें डिस्कस किया है कि जब वर्क करता है इंजन, पिस्टन इंजन वर्क करता है तो उसमें फ्यूल एनर्जी एज अ वेस्ट इमर्ज होती है। तो फ्यूल तो इंजन के साथ आगे अगर जनरेटर कपल्ड है वो तो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करेगा, वो तो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो वेस्ट हीट है। अगर हम उस वेस्ट हीट को भी उसके साथ इस्तेमाल करें, कंबाइन करके इस्तेमाल करें, तो वेस्ट हीट का इस तरह का इस्तेमाल उसको कहते हैं कोजनरेशन। यानी इलेक्ट्रिकल पावर के साथ वेस्ट हीट को भी इस्तेमाल करें तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं कोजनरेशन। जो ऐसे, और ये प्रिंसिपली इसको कहते हैं कोजनरेशन, यानी आप इलेक्ट्रिकल पावर के साथ हीट भी, वेस्ट हीट भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको कोजनरेशन कहते हैं। इंजन चल रहा होगा, उसके आगे जनरेटर लगा होगा, वो तो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसकी जो ऑपरेशन के दौरान वेस्ट हीट प्रोड्यूस होगी, वेस्ट हीट प्रोड्यूस होगी, हीट वेस्ट होगी, उसको अगर यूज़ करके हम मीडियम क्वालिटी की स्टीम बना लेते हैं या हॉट वाटर बना लेते हैं, उस हॉट वाटर को हम स्पेस कंडीशनिंग के लिए डोमेस्टिक, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में अगर हम उस स्टीम को यूज़ कर लेते हैं तो फिर उसको वेस्ट हीट को भी साथ यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के साथ, तो फिर इसको कहते हैं कोजनरेशन। कोजनरेशन का नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम डिटेल्स इसको पढ़ेंगे कि कोजनरेशन क्या होती है। कंबाइंड साइकिल यानी पिस्टन इंजन बेस्ड पावर प्लांट्स को हम कंबाइंड साइकिल में कैसे ऑपरेट करते हैं। The waste heat from the exhaust of an internal combustion engine is generally hot enough to generate medium pressure steam. The engine exhaust can be used to generate steam in a boiler, which can drive a steam turbine to produce additional electricity. This forms the core of a diesel engine based combined cycle plant. अब पिस्टन इंजन बेस्ड पावर प्लांट को कंबाइंड साइकिल में कैसे ऑपरेट करते हैं? एक तो ये है कि इंजन ऑपरेट हो रहा होगा, इंजन रन कर रहा होगा, तो उसके साथ आगे जनरेटर कपल होगा तो वो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करेगा। एक साइकिल ये है। लेकिन उसकी जो वेस्ट हीट है एग्जॉस्ट, उससे हम एडिशनल मीडियम प्रेशर स्टीम बना लेते हैं या एडिशनल स्टीम बना लेते हैं, उससे स्टीम टरबाइन में रन करते हैं जिसके साथ जनरेटर कपल है, तो उससे एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो दूसरा साइकिल भी कंबाइन हो जाएगा उसको। तो पिस्टन इंजन बेस्ड पावर प्लांट्स का ये वाला जो ऑपरेशन होगा उसको कहते हैं कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। पिस्टन इंजन बेस्ड कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट कंबाइंड ऑपरेशन होता है कि एक तो इंजन से डायरेक्टली उसके जो जनरेटर कपल होता है वो उसको रन कर रहा होता है, एक उस साइकिल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और एक उसकी वेस्ट हीट से स्टीम बना के स्टीम टरबाइन ड्राइव करके उसे एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो इसको कंबाइंड साइकिल ऑपरेशन कहते हैं और ये कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट होता है। अब इसकी एक एग्जांपल भी है, मकाऊ 1987। ये एक पावर प्लांट है, पिस्टन इंजन बेस्ड पावर प्लांट। ये 1987 में मकाऊ ब्राज़ील में ये इंस्टॉल किया गया। ये 24.4 मेगावाट का प्लांट है और ये स्लो स्पीड डीजल इंजन है। इसकी कैपेसिटी है 24.4 मेगावाट। 24.4 मेगावाट। इंजन एग्जॉस्ट विद अ वेस्ट हीट बॉयलर। इंजन के एग्जॉस्ट के साथ बॉयलर लगा दिया, वेस्ट हीट बॉयलर एंड स्टीम टरबाइन, और स्टीम टरबाइन में वो बॉयलर में जो स्टीम बनाई, स्टीम टरबाइन में वो हमने ड्राइव की, उसको डायरेक्ट किया, जनरेटेड एन एडिशनल 1.34 megawatt when engine was operating at full power, 5% of the plant output। 24.4 मेगावाट का प्लांट है, उसके एग्जॉस्ट के साथ हमने बॉयलर लगाया, बॉयलर की जो स्टीम थी उन्होंने उससे स्टीम टरबाइन को ड्राइव किया और एडिशनल 1.34 मेगावाट इन 24.4 मेगावाट से एडिशनल 1.34 मेगावाट एडिशनल पावर भी प्रोड्यूस की। When the engine was operating at full power, 5% of the plant output।
तकरीबन प्लांट की आउटपुट 5% हमने उसको 5% प्लांट की आउटपुट है 24.4 मेगावाट की 5%, उससे उन्होंने कंबाइंड साइकिल में ऑपरेट करके उससे प्रोड्यूस कर लिया। फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन एफिशिएंसी क्लोज टू 50%। और इस तरह क्लोज साइकिल पावर प्लांट की एफिशिएंसी जो फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन एफिशिएंसी है वो 50% है। एफिशिएंसीज दो तरह की होती हैं। फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी कि आपकी आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी हो, आप सिर्फ उस आउटपुट को ले रहे हो जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है। टू रेशियो टू फ्यूल इनपुट यानी इलेक्ट्रिकल आउटपुट टू फ्यूल इनपुट, इस रेशियो कहते हैं फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन एफिशिएंसी। लेकिन आप अगर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म्स ऑफ आउटपुट ले रहे हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ आउटपुट फॉर एग्जांपल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आउटपुट्स डिवाइडेड बाय फ्यूल इनपुट, उसको अगर लेते हैं तो उसको कहते हैं फ्यूल टू एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी। एफिशिएंसीज दो तरह की होती हैं। फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन एफिशिएंसी, उसमें पावर आउटपुट टू दी, ये रेशियो होती है पावर आउटपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट टू दी फ्यूल इनपुट, उसको कहते हैं फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन एफिशिएंसी। और दूसरी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है उसको कहते हैं फ्यूल टू एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी, वो ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आउटपुट्स डिवाइडेड बाय फ्यूल इनपुट उसको कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन एफिशिएंसी 50% है। तो ये कंबाइंड साइकिल ऑपरेशन का ये फ़ायदा भी है, कंबाइंड साइकिल ऑपरेशन का ये फ़ायदा भी है कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी, उससे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, उससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एमिशन कंट्रोल फॉर पिस्टन इंजन बेस्ड पावर प्लांट्स। अब पिस्टन इंजन बेस्ड पावर प्लांट्स के लिए भी एमिशन कंट्रोल कुछ हम इस्तेमाल करते हैं। वो एमिशन कंट्रोल है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, सल्फर डाइऑक्साइड का, पार्टिकुलेट्स का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये तकरीबन उसी तरह जिस तरह कोल फायर्ड पावर प्लांट्स या ऑयल या गैस फायर्ड पावर प्लांट्स के एमिशन कंट्रोल थे, उस तरह के। कॉस्ट, economics of power generation based on reciprocating engines depends to a large extent on the use to which the engine is to be put। अब इंजन को कैसे इस्तेमाल करेंगे तो उसके हिसाब से उसकी कास्ट होगी। तो ये उस टेबल दिया हुआ है जो इंजन की जो पावर जनरेशन की कास्ट है वो कैपेसिटी किलोवाट में और एफिशिएंसी हाई हीटिंग वैल्यू परसेंटेज में ये दी हुई है साथ। नेक्स्ट है कंबाइंड हीट एंड पावर। नेक्स्ट है कंबाइंड हीट एंड पावर या को जनरेशन, इसको कहते हैं CHP। CHP या को जनरेशन या कोजेनरेशन, CHP और कोजेनरेशन। CHP और कोजेनरेशन, कंबाइंड हीट एंड पावर, CHP और कोजेनरेशन। तो कंबाइंड हीट एंड पावर प्रिंसिपल क्या है इसका? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, ऑयल, गैस एंड बायोमास। कोल, ऑयल, गैस एंड बायोमास इज एन इनएफिशिएंट प्रोसेस। मॉडर्न कंबस्शन प्लांट्स जिनमें कंबस्शन होती है कैन अचीव 60% एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी। मोस्टली जो ऑपरेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकती है 60% तक हो सकती है, मोस्टली ऑपरेट करते हैं 30% भी, और जो ओल्डर यूनिट्स हैं उनकी एफिशिएंसी 20% तक है। तो इसका मतलब है कि इसमें 60% एफिशिएंसी है तो 40% लॉस होगा, इसमें 30%, इसमें 70% लॉस होगा, वेस्ट हीट होगी, और इसमें 80% तक वेस्ट हीट होगी। तो इसका मतलब है कि बिटवीन 40% एंड मोर दैन 80% ऑफ ऑल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कंबस्शन पावर प्लांट्स जो इज वेस्टेड। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में इम्प्रूव कन्वर्जन एफिशिएंसीज। अब अगर हम इम्प्रूव करें टेक्नोलॉजी को तो हम एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लो ग्रेड हीट
टू प्रोड्यूस हॉट वाटर और फॉर स्पेस हीटिंग। तो लो ग्रेड जो हीट होगी, जो हाई प्रेशर टेम्परेचर पे नहीं होगी, लो ग्रेड हीट, तो हम हॉट वाटर के लिए या स्पेस हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस हीटिंग मतलब कि किसी कमरे में अगर या ड्वेलिंग में या अपार्टमेंट में अगर हीटिंग का सोर्स चाहिए तो हम जो वेस्ट हीट होगी पावर प्लांट्स की, उससे स्पेस हीटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। या अगर वाटर चाहिए, हॉट वाटर चाहिए फॉर रेजिडेंशियल घरों में इस्तेमाल के लिए, डोमेस्टिक रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के इस्तेमाल के लिए हॉट वाटर चाहिए, तो फिर हम लो ग्रेड हीट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंजन की कूलिंग सिस्टम से हॉट वाटर हम बना सकते हैं। इंजन से जो हॉट वाटर रेडिएटर में आ रहा होता है, अगर आपने उसे देखा है तो इंजन अगर रन कर रहा होता है तो वो काफ़ी हॉट होता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं हॉट वाटर, प्रोड्यूस हॉट वाटर और फॉर स्पेस हीटिंग के लिए। तो उसको हम स्पेस हीटिंग के लिए, हॉट वाटर के लिए लो ग्रेड हीट को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई ग्रेड हीट कैन जनरेट स्टीम फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो स्टीम की यूजली ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, तो हाई ग्रेड हीट को हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए जनरेट कर सकते हैं हम उस हाई ग्रेड हीट को इस्तेमाल करके। कंबाइंड यूज़ ऑफ वेस्ट हीट एंड पावर, इलेक्ट्रिकल पावर और इसका इस तरह का वेस्ट हीट का कंबाइंड यूज़, उसको कहते हैं कोजनरेशन और CHP, कंबाइंड हीट एंड पावर और कोजनरेशन। कंबाइंड यूज़ ऑफ वेस्ट हीट एंड पावर इज आल्सो टर्म्ड एज कोजनरेशन। जो अगर हम वेस्ट हीट को यूज़ करें कंबाइन करके इलेक्ट्रिकल पावर के साथ, तो उसको कहते हैं कोजनरेशन और CHP। एनर्जी एफिशिएंसी, और इससे एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ अप टू 90%, और इस तरह का आपकी जो एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी होगी वो 90% तक हो सकती है। ये फ्यूल टू एनर्जी एफिशिएंसी, फ्यूल टू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी नहीं है, फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फ्यूल टू एनर्जी एफिशिएंसी है। इन ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर एंड हीट एनर्जी सब कंबाइन है इसमें, ये 90% तक। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सेविंग इन फ्यूल कॉस्ट एंड इन ओवरऑल एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस भी कम होती हैं क्योंकि एडिशनल फ्यूल बर्निंग नहीं प्रोड्यूस करनी पड़ती, और फ्यूल कास्ट की सेविंग भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो वेस्ट हीट है जिसको हम यूज़ कर लेंगे, अगर हम उसी एडिशनल फ्यूल बर्निंग से वो वेस्ट हीट प्रोड्यूस करें, फॉर एग्जांपल घर में हॉट वाटर बनाने के लिए एडिशनल फ्यूल बर्निंग करें, या स्पेस हीटिंग के लिए एडिशनल फ्यूल बर्निंग करें, या इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए जो स्टीम बनाएंगे उससे एडिशनल फ्यूल बर्निंग करें, तो उस पर एडिशनल फ्यूल भी यूज़ होगा, तो वो एक्सपेंसिव भी होगा, और एडिशनल फ्यूल बर्निंग से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में भी इजाफा होगा। तो बजाय इसलिए कि एडिशनल फ्यूल को बर्न करें, हम हम वो वेस्ट हीट जो होती है इंडस्ट्री, जो पावर प्लांट की जो वेस्ट हीट होती है, उसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं, उसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इससे फ्यूल सेविंग भी हो जाती है और इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो होती है उसमें भी कमी आ जाती है। ग्लोबल हीट एंड पावर कैपेसिटी, ग्लोबल कंबाइंड हीट एंड पावर कैपेसिटी, ये कुछ टेबल दिया हुआ है जिसमें ब्रेक डाउन दिया हुआ है, एनर्जी सोर्सेज दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल CHP इज शोन इन टेबल। तो जो ब्रेक डाउन दिया हुआ है कि एनर्जी सोर्सेज हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं ग्लोबल CHP कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम्स को, तो उसमें नेचुरल गैस की जो CHP सिस्टम्स हैं ये तकरीबन पूरी दुनिया के 53% हैं, कोल के 36% हैं, ऑयल के 5% हैं, और रिन्यूएबल सोर्सेज के 6% हैं। ग्लोबल CHP प्रोपोर्शन, यानी पूरी दुनिया में ज़्यादा CHP सिस्टम नेचुरल गैस के हैं, यानी नेचुरल गैस के पावर प्लांट्स को एज ए CHP इस्तेमाल कर रहे हैं कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम्स के तौर पे, यानी उससे हम वेस्ट हीट भी यूज़ करते हैं, फिर कोल के आता है, फिर ऑयल, और फिर इस तरह रिन्यूएबल सोर्सेज। कंबाइंड हीट एंड पावर प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। Ideally, the heat and electricity from a CHP plant will be supplied to the same user. अब CHP का प्रिंसिपल क्या है कि जो वेस्ट हीट होगी पावर प्लांट की, उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के साथ, तो उसको कहते हैं कंबाइंड हीट एंड
पावर इन इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो होगी उसके साथ वेस्ट हीट को भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये आइडियल केस होता है कि सेम यूज़र ही उसी हीट को और उसी पावर को इस्तेमाल करता है, लेकिन कंज्यूमर्स मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। लेकिन उस सूरत में CHP की जो एप्लीकेशन है वो एक बिग चैलेंज बन जाता है। समटाइम्स ये भी होता है कि अगर एक यूज़र सिर्फ उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो दूसरा जो हीट होगी तो वो यूज़र उसको हीट को इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अगर दूसरा यूज़र उसकी हीट को इस्तेमाल करने के लिए नहीं है तो दूसरा जो हीट या पावर होगी वो उसका लॉस भी हो सकता है क्योंकि कंज्यूमर ही नहीं है। तो ये आइडियल केस होता है कि सेम यूज़र हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज़ करे। If a plant supplies electricity to one customer and heat to the another, it can be undermined by the loss of either. यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी एक कंज्यूमर को देते हैं दूसरे को हीट देते हैं तो इट कैन बी अंडरमाइंड बाय द लॉस ऑफ ईदर। तो अगर फर्ज का दूसरा यूज़र भी नहीं है, कंज्यूमर ने सारे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो फिर वेस्ट हीट जो होगी उससे कोई इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा, तो दूसरे का लॉस भी हो सकता है। और अगर सिर्फ हीट चाहिए तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जो होगा उसको लॉस भी हो सकता है। मोस्ट साउंडली बेस्ड वेयर द सेम कंज्यूमर्स टेक बोथ, और जिसमें सेम कंज्यूमर दोनों को इस्तेमाल करे तो वो सबसे फेवरेट कंडीशन होती है। डोमेस्टिक हीट कंजप्शन रिमेन्स द बिगेस्ट चैलेंज। डोमेस्टिक में यूजली ज़्यादा इलेक्ट्रिकल आउटपुट यूज़ करते हैं, तो ये आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि दोनों डोमेस्टिकली हम दोनों हीट एंड पावर कैसे सप्लाई कर सकते हैं। वेयर डिस्ट्रिक्ट हीटिंग नेटवर्क्स एग्जिस्ट, district heating networks exist, a good balance between domestic heat and electricity demand is possible. तो जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम है जैसे यूके में है, तो इस तरह होता है कि वहाँ पे स्पेस हीटिंग के लिए, हॉट वाटर के लिए वो जो पावर प्लांट की वेस्टेज होती है वो ही पूरे शहर में सप्लाई करते हैं, पूरे सिटी में डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई करते हैं। तो इस तरह के नेटवर्क को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हीटिंग नेटवर्क। तो वहाँ पे हम बैलेंस अचीव कर सकते हैं डोमेस्टिक हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड का, क्योंकि यूज़र उसको इस्तेमाल करने वाला है। और ये डिस्ट्रिक्ट हीटिंग नेटवर्क्स जो है अगर एग्जिस्ट करता है तो डिस्ट्रिक्ट हीटिंग नेटवर्क हर जगह नहीं बनाया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल World War II के बाद सिटीज़ की बहुत सी डिवास्टेशन हुई, कंट्रीज़ पूरे डिवास्टेशन हुई, उनकी सारी डिस्ट्रक्शन हो गई, जितनी चीज़ें थी वो ख़राब हो गई, उनको रीबिल्ड करने पड़े, अपने सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट्स, अपने प्रोविंसेस, अपने कंट्री को रीबिल्ड करना पड़ा। तो रीबिल्डिंग में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हीटिंग नेटवर्क्स जो है ये उस अंदाज में उन्होंने बिल्ड किए। तो अगर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट हीटिंग नेटवर्क्स ये ऑफन इम्पॉसिबल हो जाता है, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या बहुत मुश्किल होता है, वो इकोनॉमिकली एक्सपेंसिव होता है, वो एप्लीकेबल नहीं होता। ये एक एग्जांपल है डिस्ट्रिक्ट वाटर हीटिंग की कि हम किस तरह इसको यूज़ करते हैं। A municipal power plant based on coal-fired boiler or a gas turbine can provide electricity for a city and heat for the city's district heating system. Figure. A municipal power plant in coal-fired power plant है, गैस टर्बाइन पावर प्लांट है, या पिस्टन इंजन बेस्ड पावर प्लांट है, तो हम इस शहर को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उस सिटीज़ की हीटिंग रिक्वायरमेंट्स में है तो हीट भी हम दे सकते हैं सिटी के डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम को उसी पावर प्लांट के ज़रिए। तो उस पावर प्लांट को अगर इस तरह हम ऑपरेट करें तो इसको कहते हैं CHP पावर प्लांट। तो ये कैसे ऑपरेट करता है, ये प्लानिंग होती है इसकी। ये पावर प्लांट है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और हर घर को इलेक्ट्रिसिटी दे दी, ये होम्स को इलेक्ट्रिसिटी दे दी। इससे म्यूनसिपल पावर प्लांट, एक कोल फायर्ड पावर प्लांट है, या गैस टर्बाइन पावर प्लांट है, या पिस्टन इंजन बेस्ड पावर प्लांट है, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हर घर को दे दी। अब इसकी जो वेस्ट हीट होगी, फॉर एग्जांपल हॉट वाटर, उसको उसका कनेक्शन भी हर घर में दे दिया। ये जो रेड लाइंस शो कर रही हैं ये हॉट वाटर है फ्रॉम पावर प्लांट। हॉट वाटर हर घर में यूज़ होने के बाद वो दोबारा उसी पावर प्लांट में रिसाइकलिंग के लिए आ जाता है। तो ये तभी मुमकिन है जब डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, उसको इस तरह बिल्ड किया हो, इस्टेब्लिश हुआ हो। तो जहाँ पे ये नहीं है वहाँ पे इस तरह की वेस्ट हीट को इस तरह इस्तेमाल करना
मुमकिन नहीं होता। हॉट वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी म्यूनसिपल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो घरों को देंगे, और इस तरह जो उसकी वेस्ट हीट होगी उससे हम हॉट वाटर या स्टीम बना के इस तरह हम घरों को दे के उससे फिर दोबारा रिसाइकिल भी वापस ले लेते हैं। Power generation technologies. All types of power generation technologies that are based on heat engine are capable of being integrated into a CHP system. इन CHP सिस्टम में किस किस टेक्नोलॉजी को हम ऑपरेट करवा सकते हैं, तो जिसका प्रिंसिपल हीट इंजन पे होगा, यानी फ्लो ऑफ हीट इस प्रिंसिपल पे होगा, तो उसको एज CHP सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कंबाइंड हीटर पावर सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट इंजन बेस्ड मतलब कि जिसमें हीट लिबरेट होगी, रिलीज़ होगी, हम उस वेस्ट हीट को भी अगर यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिकल पावर को भी यूज़ करते हैं, तो उस पावर सिस्टम को एज हम CHP सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं उसको। CHP पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज लगा सकते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल फ्यूल सेल्स है, ये आगे एक डेडिकेटेड चैप्टर है फ्यूल सेल्स के लिए, इसको हम इस्तेमाल कर देखेंगे। सोलर थर्मल, तो वो हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल्स को हम एज ए CHP टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। सोलर थर्मल पावर प्लांट्स, यानी सोलर थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो जिसमें मिरर्स इस्तेमाल होते हैं, यानी सोलर टावर, पैराबोलिक ट्रफ, सोलर डिश, या इस तरह के सिस्टम हैं, उससे हम उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज CHP। फोसिल फ्यूल फायर सारे पावर प्लांट्स को हम एज CHP यूज़ कर सकते हैं। बायोमास पावर प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी बायोमास पहले भी बता चुका हूँ कि ये प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन डिराइव्ड जो होते हैं मटेरियल, उनको बायोमास कहते हैं। वो जो कंज्यूम करते हैं पावर प्लांट्स, उनको कहते हैं बायोमास पावर प्लांट्स। तो इसको एज CHP यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके यूज़ में हीट जनरेट होती है। सोलर फोटोवोल्टाइक पावर जनरेशन, सोलर फोटोवोल्टाइक पावर जनरेशन PVT है, जिसमें फोटोवोल्टाइक थर्मल, तो उसमें क्योंकि सोलर पैनल में भी जब करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट जनरेट होती है, तो उस हीट को हम हॉट वाटर के लिए, हम हॉट वाटर प्रोड्यूस करने के लिए या वाटर हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी एज हम CHP अडॉप्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर को भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि ये सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, तो ये रेयर होता है। नॉन CHP पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज, विंड है, क्योंकि इसमें कोई वेस्ट हीट नहीं है, इसका हम नहीं कर सकते इस्तेमाल एज CHP। हाइड्रो पावर, उसमें भी वेस्ट हीट नहीं है, इसमें एज CHP इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह की मैरीन पावर है जो, या ओशन पावर जनरेशन, उसको हम एज CHP यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हीट जनरेट नहीं होती। कंबाइंड हीट एंड पावर टेक्नोलॉजी, combined heat and power technology, choice for a CHP plant। आप किसी भी CHP पावर प्लांट को, किसी भी प्लांट को एज ए CHP अडॉप्ट करने के लिए, CHP सेलेक्ट करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, जिसकी बेस पे हम पावर प्लांट को एज ए CHP चूज़ करेंगे। वो क्या फैक्टर्स हैं? टाइप ऑफ हीट रिक्वायर्ड फ्रॉम अ CHP एप्लीकेशन, स्टीम और हॉट वाटर, आपको स्टीम चाहिए या हॉट वाटर चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर टाइप ऑफ हीट जो होगी उसके मुताबिक फिर हम CHP किसी भी पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करेंगे, जिसको हम CHP सिस्टम के तौर पे ऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर स्टीम चाहिए, अगर हाई क्वालिटी स्टीम चाहिए, तो गैस टरबाइन पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट्स होंगे, वो एज ए CHP एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल होंगे। अगर हाई क्वालिटी की स्टीम चाहिए तो गैस टरबाइन पावर प्लांट्स और स्टीम पावर प्लांट्स एज ए CHP टेक्नोलॉजी, CHP सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे या उसको चूज़ करेंगे। लेकिन अगर हॉट वाटर चाहिए तो फिर पिस्टन इंजन बेस्ड पावर प्लांट्स या फिर फोटोवोल्टाइक थर्मल, PVT, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर चॉइस हम टाइप ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो होगी, ये पहला फैक्टर होगी जो देखना पड़ेगा फॉर द चॉइस ऑफ अ CHP प्लांट। सेकेंड है वे इन विच CHP plant is to operate, heat or electricity will take priority।
कि किस वे में आप CHP प्लांट को ऑपरेट करेंगे, ज़्यादा उसे इलेक्ट्रिसिटी लेनी है या हीट लेनी है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पार्टी किसकी है, यानी जो कंज्यूमर है वो उसकी डिमांड हीट की है या इलेक्ट्रिसिटी की है। तो वे इन विच अ CHP प्लांट इज़ टू ऑपरेट, ये सेकंड फैक्टर है जो चॉइस को नैरो करता है फॉर CHP प्लांट। मोड ऑफ ऑपरेशन, बेस लोड है, लोड फॉलोइंग ऑपरेशन है। तो आपने पावर प्लांट को एज अ बेस लोड यूज़ करना है या लोड फॉलोइंग ऑपरेशन के तौर पे यूज़ करना है। तो अगर बेस लोड के तौर पे यूज़ करना है या लोड फॉलोइंग के तौर पे यूज़ करना है तो पिस्टन इंजन बेस्ड पावर प्लांट्स गुड हैं लोड फॉलोइंग के लिए, स्टीम वाले नहीं हैं। स्टीम पावर प्लांट्स बेस लोड के लिए ऑपरेशन के लिए ही अच्छे हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है लोड फॉलोइंग ऑपरेशन के लिए। गैस टरबाइन पावर प्लांट के वो भी लोड फॉलोइंग के लिए उनकी फ्लेक्सिबिलिटी स्टीम पावर प्लांट्स की निस्बत बेहतर है। फ्यूल सेल्स को आप यूज़ कर सकते हैं लोड फॉलोइंग ऑपरेशन के लिए। तो ये फ्यूल सेल आगे एक नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम इसको प्रॉपर एक डेडिकेटेड चैप्टर है फ्यूल सेल्स पे, हम उसको प्रॉपरली वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो ये मोड ऑफ ऑपरेशन है जो बेस लोड पावर प्लांट के तौर पे इस्तेमाल करना है या लोड फॉलोइंग ऑपरेशन है उससे लेना है। तो फिर ये भी एक फैक्टर जो हमें देखना पड़ेगा उसकी चॉइस के लिए। CH पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ की एज अ CHP चॉइस के लिए उस फैक्टर को देखना पड़ेगा। लोकेशन, बिकॉज ऑफ emissions एंड द नॉइज़ दे जनरेट। अगर पिस्टन इंजन बेस पावर प्लांट्स है तो हम उसको घरों में नहीं लगा सकते या उसमें शहरों में नहीं लगा सकते क्योंकि वो शोर मचाता है। इसी तरह जो पिस्टन इंजन बेस पावर प्लांट्स हैं पिस्टन इंजन बेस जो पावर प्लांट्स हैं वो भी शहरों में नहीं हम लगा सकते क्योंकि वो नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह गैस टरबाइन्स हैं या स्टीम टरबाइन पावर प्लांट्स हैं, उनकी अगर नॉइज़ है तो हम उनको शहरों में नहीं लगा सकते। तो हमारे पास फ्यूल सेल्स हैं वो लेस नॉइज़ी हैं, सिर्फ पंप्स की आवाज़ होती है बाकी नहीं होती, तो हम उनको ऐसे अर्बन एरियाज़ में भी लगा सकते हैं। तो ऐसे पावर फिर हमें जो पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ जो हम एज ए CHP यूज़ करना चाहते हैं उसकी चॉइस के लिए ये फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। ये जो फैक्टर्स मैंने कुछ लिखे, टाइप ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वे इन विच CHP इज़ टू ऑपरेट, मोड ऑफ ऑपरेशन, लोकेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें चॉइस के लिए देखने पड़ेंगे कि हम कौन सी पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी को एज ए CHP यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉयड इन CHP, इन कौन सी पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी जिनको हम एज अ CHP इस्तेमाल करते हैं। पिस्टन इंजन बेस्ड पावर प्लांट्स, There are four sources of heat in a piston engine. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इंजन एग्जॉस्ट, इंजन जैकेट कूलिंग सिस्टम, ऑयल कूलिंग सिस्टम, टर्बोचार्जर कूलिंग सिस्टम इफ़ टर्बोचार्जर इज़ फिटेड। अगर टर्बोचार्जर फिट है तो वहाँ से भी हम वेस्ट हीट ले सकते हैं, नहीं है तो फिर ये तीन सोर्सेज होंगे, इंजन एग्जॉस्ट, इंजन जैकेट कूलिंग सिस्टम, ऑयल कूलिंग सिस्टम। ये ब्लॉक डायग्राम है जो पिस्टन इंजन बेस्ड पावर प्लांट्स को एज अ CHP शो कर रहा है, उसका इस्तेमाल एज अ CHP शो कर रहा है। तो ये इंजन है, इसका जो एग्जॉस्ट है इसके आगे हमने वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम लगा दिया। वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम से स्टीम प्रोड्यूस होगी, मीडियम क्वालिटी स्टीम प्रोड्यूस होगी, उसको हम हीट एक्सचेंजर में देंगे, कस्टमर हीट एक्सचेंजर, चाहे उसको हॉट वाटर ज़रूरत है या स्टीम ज़रूरत है, उसकी जो एक्सेस होगी वो एक और हीट एक्सचेंजर में ले आएंगे जिसको कहेंगे एक्सेस हीट एक्सचेंजर। आप इससे स्टीम डायरेक्टली भी ले सकते हैं इसी हीट एक्सचेंजर में। इसी तरह इंजन की जो जैकेट कूलिंग सिस्टम है उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर हीट रिकवरी, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं हीट रिकवरी स्टीम जनरेशन में। और इसी तरह ये इंजन की कूलिंग, जैकेट कूलिंग, ये हीट एक्सचेंजर है ऑयल कूलर को और इंजन की जैकेट कूलिंग को हीट एक्सचेंजर से पास करते हैं, जो हीट लिबरेट होती है उसको एक्सेस हीट एक्सचेंजर में सप्लाई कर देते हैं। तो ये बेसिकली है पिस्टन इंजन बेस्ड, जो पहले हमने डिस्कस किया है कि हम उससे वेस्ट हीट कैसे कैसे लेते हैं। तो ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है कि हम उससे स्टीम और हॉट वाटर कैसे जनरेट करते हैं, ये उसका CHP का लेआउट है। तो CHP टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉयड इन CHP, स्टीम टर्बाइंस
अब जो लार्ज स्टीम टर्बाइन्स हैं इनकी एफिशिएंसी 45% तक होती है, लेकिन जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी 30 से 42% तक होती है। There are a variety of ways of configuring a boiler steam turbine system to provide both electrical power and heat. There are a variety of ways configuring a boiler steam turbine system to provide both electrical power and heat. तो electrical power and heat सप्लाई करने के लिए फ्रॉम अ स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट, तो हम उसको किसी मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि डायरेक्ट स्टीम, टेक हीट डायरेक्टली फ्रॉम द बॉयलर। अगर हीट की डिमांड भी है, साथ इलेक्ट्रिकल पावर के साथ हीट की डिमांड भी है, तो डायरेक्ट स्टीम ले लें। टेक हीट डायरेक्टली फ्रॉम द बॉयलर टू सप्लाई हीट बीइंग डायरेक्टेड टू स्टीम टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एक है कि डायरेक्टली हम उससे ले लें। ये जो ब्लॉक डायग्राम है स्टीम टर्बाइन CHP, इसकी अगर स्टीम डायरेक्ट चाहिए, डिमांड इतनी हाई है, तो हम डायरेक्टली बॉयलर से स्टीम ले सकते हैं। स्टीम टू साइट हम डायरेक्टली बॉयलर से ले सकते हैं। डिमांड हाई है, अगर इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट तो देगा, स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट इलेक्ट्रिकल आउटपुट तो देगा, लेकिन आपको अगर उससे हीट भी रिक्वायर्ड है, तो अगर हीट की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए हाई प्रेशर स्टीम चाहिए, हाई टेम्परेचर स्टीम चाहिए या हाई ग्रेड हीट चाहिए, तो आप उसको डायरेक्टली बॉयलर से ले सकते हैं। तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्टीम कॉन्फ़िगरेशन। बैक प्रेशर स्टीम टर्बाइन, नेक्स्ट है बैक प्रेशर स्टीम टर्बाइन। स्टीम एग्जिटिंग द टर्बाइन, उसके एग्जॉस्ट से, टर्बाइन के एग्जॉस्ट से जो स्टीम एग्जिट हो रही है, स्टिल एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो स्टीम टर्बाइन के एग्जॉस्ट से स्टीम एग्जिट होती है, वो उसका टेम्परेचर और प्रेशर स्टिल हाई होता है, स्टिल उसका काफ़ी टेम्परेचर और प्रेशर होता है। तो उसको भी हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, या जहाँ पे इस्तेमाल हीट की ज़रूरत है वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कहते हैं बैक प्रेशर स्टीम टर्बाइन। ये उसी की ब्लॉक डायग्राम है। फीड वाटर, फ्यूल एंड बॉयलर, एंड दिस steam and steam turbine after harnessing energy हीट जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी टू साइट। अब इसका जो एग्जॉस्ट होगा वो स्टिल हाई टेम्परेचर प्रेशर पे होगा, लो प्रेशर स्टीम टू द साइट, वो हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको सप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हम एग्जॉस्ट से ले रहे हैं, तो फिर हम इसको कहेंगे बैक प्रेशर स्टीम टर्बाइन, के एग्जॉस्ट से हम स्टीम लेते हैं। एक्सट्रैक्शन स्टीम टर्बाइंस extract steam from a point part way through the steam turbine where steam temperature and pressure match the heat requirement। और फर्ज ये टेम्परेचर जो एग्जॉस्ट से होगा, फॉर एग्जांपल ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और 10 मेगा पास्कल पे है। फॉर एग्जांपल ये स्टीम टर्बाइन को जो एग्जॉस्ट है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और 10 मेगा पास्कल पे है। तो हम जो लो प्रेशर स्टीम साइट को प्रोवाइड कर सकते हैं वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 मेगा पास्कल पे ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर की स्टीम चाहिए, तो फिर हम स्टीम टर्बाइन में पोर्ट्स रख लेते हैं। इनको कहते हैं एक्सट्रैक्शन पोर्ट्स। ये इनको कहते हैं स्टीम टर्बाइन में पोर्ट्स रख देते हैं, एक्सट्रैक्शन पोर्ट। जिस टेम्परेचर प्रेशर की आपको स्टीम चाहिए वो पोर्ट से हम ले सकते हैं। तो जो हम बॉयलर की तरफ जाते जाएंगे, हमारी जो स्टीम की क्वालिटी होगी, टेम्परेचर प्रेशर ये बढ़ता जाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, उसका टेम्परेचर प्रेशर हाई होता जाएगा। तो हम अगर इस तरह की एक्सट्रैक्शन पोर्ट्स के ज़रिए से लेते हैं, तो फिर उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन स्टीम टर्बाइन कॉन्फ़िगरेशन। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर स्टीम टेम्परेचर और प्रेशर आपकी हीट रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो जाता है, कि आपको जिस टेम्परेचर प्रेशर की स्टीम चाहिए होती है, हम एक्सट्रैक्शन स्टीम टर्बाइन के ज़रिए वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हम उससे ले लेते हैं वो।